अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं विच इज़ अबाउट यूरो करेंसी मार्केट एंड इंटरनेशनल बैंकिंग। की ऑब्जेक्टिव्स जो है वो इस चैप्टर के होंगे टू डिफाइन द यूरो करेंसी मार्केट, टू आइडेंटिफाई यूरो करेंसीज एंड यूरो करेंसी बैंकिंग सेंटर्स, टू आइडेंटिफाई रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ यूरो करेंसी मार्केट, also to identify the main features of euro banking, and we'll try to illustrate the determination of bid offer spread and the risk premium in euro currency deposit rates. So उसमें bid offer spreads हमने जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी मेजर है, प्रॉफिट, और उसके बाद रिस्क प्रीमियम है रेट्स में। इंटरनेशनल बैंकिंग क्या होती है उसको हमने डिस्कस करना है। सो आते हैं जी यूरो करेंसी मार्केट की तरफ। This market is comprised of banks that accept short-term deposits and make short-term loans in currencies other than that of the country in which they are located. So यूरो करेंसी मार्केट में बेसिकली जो थीम है कि शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स और शॉर्ट टर्म लोन्स इशू होते हैं उन करेंसीज में जो लोकल नहीं है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपी है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान में अगर कोई बैंक यूएस डॉलर्स, ब्रिटिश पाउंड, यूरो या किसी और करेंसी में अगर डिपॉजिट्स लेता है और लोन्स देता है तो इसका मतलब ये है कि वो यूरो करेंसी मार्केट का रोल जो है वो प्ले कर रहा है। ठीक, तो यूरो करेंसी मार्केट जो है वो इससे कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी कि अगर वो जो है वो डोमेस्टिक करेंसी के अलावा फॉरेन करेंसी जो है वो डिपॉजिट्स ले रहा है या उनके लोन्स ले रहा है। अब यूरो करेंसीज क्या हैं? फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर है, पाकिस्तान के एस्पेक्ट में देखें यूरो है, जापानीज येन है, ब्रिटिश पाउंड है, ठीक, और स्विस फ्रैंक है। ये मेजर जो है वो 5 करेंसी जो है वो यूरो करेंसीज के तौर पे इस्तेमाल होती रही हैं पास्ट में, पाकिस्तान में भी, ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया में भी। अब जो यूरो करेंसी सेंटर्स हैं उनके लिए प्री रिक्विजिट्स क्या हैं? इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तो ये है कि उनके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से मुराद ये है कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल रिजीम्स हैं उनमें चेंज ना होता हो। रिजीम्स में चेंज होने से मुराद ये है कि फ़र्ज़ करें एक साल एक गवर्नमेंट है, अगले साल कोई और गवर्नमेंट है, अगले साल कोई और गवर्नमेंट है, तो ये जो कंटिन्यूस डिसरप्शन या कंटिन्यूस चेंज है उसकी वजह से जो पॉलिसी है गवर्नमेंट्स की वो सेम नहीं होगी। ठीक, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो डिफरेंट जो इकोनॉमिक या फिस्कल पॉलिसीज़ या मॉनेटरी पॉलिसीज़ वो चूँकि सेम नहीं होंगी तो इसकी वजह से जो यूरो करेंसी सेंटर है वो नहीं बन पाएगा। तो इसलिए जो सबसे इस्टेब्लिश्ड यूरो करेंसी सेंटर रहा वो लंदन रहा। तो सबसे ज़्यादा जो है वो इस्टेब्लिश्ड मार्केट जो है वो यूरो करेंसीज़ की ये बनी सबसे पहले। उसके बाद फिर ऑब्वियसली हमारे पास फ्रैंकफर्ट भी बना जर्मनी में, ठीक है, न्यूयॉर्क बना हमारे पास। तो बहुत सारे तो यूरो करेंसी सेंटर्स बने हमारे पास क्योंकि वो पोलिटिकली स्टेबल होने शुरू हो गए। फिर जो इंटरनेशनल फाइनेंस है उसके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट होनी चाहिए। फेवरेबल इन्वायरमेंट से मुराद ये है कि आपकी जो ट्रेड है, ट्रेड फ्लो वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए उसमें। यानी जैसे फ़र्ज़ करें आप यूएई में जो आपकी जो दुबई की मार्केट है वहाँ पे जो है वो कार्गो, शिपमेंट्स, मूवमेंट ऑफ जो ट्रेडिंग गुड्स एंड सर्विसेज वो बहुत ज़्यादा हो रही है। इस वजह से वो एक दुबई जो है वो एक लेटेस्ट जो है वो आपको सेंटर के तौर पे नज़र आता है। तो इस वजह से ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इन्वायरमेंट भी जो है इंटरनेशनल फाइनेंस के लिए फेवरेबल हो। फिर जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। जैसे आजकल हम देखते हैं इंटरनेट की प्रोविज़न अच्छी होनी चाहिए ताकि जो आपकी जो इंफॉर्मेशन का फ़्लो है वो पूरी दुनिया तक बड़े आराम से पहुंच सके।
इसी तरह टाइम जोन बड़ा फेवरेबल होना चाहिए। टाइम जोन फेवरेबल होने से मुराद ये कि जैसे हमारा है वो बहुत फेवरेबल है कि हम काफ़ी हद तक बहुत सारी जो मार्केट्स हैं उनको कवर कर सकते हैं। यानी हम यहाँ बैठ के यूएस मार्केट को केटर करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अगर हम जो यूरोप है उसकी मार्केट को केटर करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। हम अगर ऑस्ट्रेलिया की मार्केट को केटर करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि जो टाइम जोन है हमारा एशियंस का वो तकरीबन सेंटर में लाई करता है। यहाँ ये +12 है तो यहाँ फ़र्ज़ करें -12 है। तो किसी न किसी टाइम पे ऑब्वियसली आप उसको जो है वो मार्केट को कैप्चर करना चाहें और उस मार्केट में अपनी सर्विसेज देना चाहें तो आप आराम से दे सकते हैं। लेकिन जो है अगर हम मोस्ट फेवरेबल एस्पेक्ट में देखें तो जापान जो है वो बहुत फेवरेबल में रहा, हांगकांग जो है वो बहुत फेवरेबल में रहा, क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी थी, इन्वायरमेंट भी फेवरेबल थी, टेलीकम्युनिकेशन बड़ी अच्छी थी और टाइम जोन बहुत बेहतर था। इसी तरह क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बेहतर होनी चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होने का मतलब यह है कि उनकी अर्निंग जो है जीडीपी पर कैपिटा वो भी उस कंट्री की अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो है वो आपको ये लगे कि वहाँ पे जो नंबर ऑफ डिफरेंट करेंसीज हैं वो अपना रोल प्ले कर सकती हैं उस इन्वायरमेंट। जो यूरो करेंसी सेंटर्स में जैसे हम बात कर रहे थे कि पहले जो है हमारे पास था लंदन था, फिर लग्जमबर्ग जो है वो बना हमारे पास, फिर पेरिस है, ज्यूरिख है और फ्रैंकफर्ट है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के अलावा जो है वो जैसे हमने कहा था कि हांगकांग में जो है वो इस्टेब्लिश हुआ, तो हमारे पास बहरीन और बहामास की भी एग्ज़ाम्पल है। इसी तरह बहरीन के अलावा हमने कहा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम दुबई ने भी अपनी जगह जो यूरो करेंसी सेंटर के तौर पे अपनी मनवा ली है। नॉर्थ अमेरिका और जापान में बेसिकली जो इंटरनेशनल बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं ये हैं बेसिकली आपके नॉर्थ अमेरिका में, और जापान ऑफशोर मार्केट इन्होंने बड़ा जो है वो अपना रोल प्ले कर दिया। तो ये दो मेजर मार्केट्स हैं नॉर्थ अमेरिका के एस्पेक्ट में और जापान के एस्पेक्ट में। जापान की ऑफशोर मार्केट और इंटरनेशनल बैंकिंग फैसिलिटीज़ जो हैं ये आपकी नॉर्थ अमेरिका में बेसिकली यूएसए में ये इस्टेब्लिश्ड है। तो ये भी बहुत बड़े यूरो करेंसी सेंटर है। अच्छा, इसकी एवोल्यूशन को अगर हम देखें तो ये बेसिकली मार्केट स्टार्ट हुई 1950s में। सो इसके लिए जो है वो अक्सर औक़ात अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो कोल्ड वार को जो है इसका जो क्रिएटर है वो समझा जाता है, क्योंकि यूरोप में आप बहुत सारे मुल्कों में जो चूँकि उस वक्त वो इंडिपेंडेंट करेंसीज थी ना, यूरो तो अब 99 में शुरू हुई, तो उस वक्त वो इंडिपेंडेंट करेंसीज होने की वजह से जो फ्री मूवमेंट ऑफ करेंसी थी वो डिफ़िकल्ट थी। तो इसलिए वहाँ के बैंकों ने यूएस डॉलर्स में अकाउंट ओपन करने शुरू किए और उनके जो डिपॉजिट्स और लोन्स हैं वो यूएस डॉलर्स में होते थे। तो उसकी वजह से जो है वो आपकी यूरो करेंसी मार्केट इस्टेब्लिश हुई। '57 में बेसिकली जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसने टाइट कंट्रोल्स बेसिकली इशू किए, जिसकी वजह से जो है वो ये यूरो मार्केट जो है यूरो करेंसी मार्केट बेसिकली बाकी यूरोप में बहुत तेज़ी से फैली, क्योंकि इंग्लैंड में रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े से सख्त हुए, जिसकी वजह से यूरोपियन करेंसीज जो है वो 58 में आप देख सकते हैं कि वो कन्वर्टेबल होना शुरू हो गई। इस वजह से वहाँ पे जो यूएस डॉलर्स के अकाउंट थे वो ओपन करने और ऑपरेट करने आसान हो गया रिलेटिवली। सो ये बेसिकली बैंक ऑफ रेगुलेट के टाइट कंट्रोल्स की वजह से यूरोपियन मार्केट को एक ओपनिंग मिली, जिसको उन्होंने बहुत बेहतर तौर पे यूटिलाइज। 70s में बेसिकली जो टर्मोइल क्रिएट हुआ है, जो ऑयल प्राइसेस की बहुत ज़्यादा राइज हुई थी, उसकी वजह से ये जो हमने पहले भी सिस्टम्स में पढ़ा था, जो मॉनेटरी एक्सचेंज रेट सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया और हम जो है वो एक नए सिस्टम की तरफ जो है वो गए। तो उसकी वजह से जो है ये रियलाइज़ हुआ कि जो इस तरह के जो यूरो करेंसी अकाउंट्स हैं उनकी एफिशिएंसी बेहतर होती है।
और उन पे जो इंटरेस्ट रेट्स और जो एक्सचेंज रेट्स के जो इम्प्लिकेशंस हैं उनका इफेक्ट जो है वो बहुत कम होता है, क्योंकि ये स्टेबल करेंसीज मानी जाती थी, जिसकी वजह से उन लोगों ने इस मार्केट को और इस बैंक को अडॉप्ट करना शुरू किया। सो अब एफिशिएंसी कैसे मेजर करें? सबसे बड़ी बात तो ये थी कि यूरो बैंक जो है ना, दे वर नॉट सब्जेक्ट टू रेगुलेशंस। सो इसमें एक जो रेगुलेशन है आपकी, रेगुलेशन क्यू थी, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन टैक्स था, ठीक। तो ये दो फैक्टर्स जो है वो आपका इसकी तरफ से जो है वो छूट थी आपकी। तो इस वजह से जो है वो इनकी जो एफिशिएंसी थी वो बेहतर थी। इसी तरह जो रिज़र्व रिक्वायरमेंट्स थी इन बैंक्स की, वो ना होने के बराबर थी। तो इस वजह से ही जो है ये मार्केट थोड़ी सी, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप बल्क में डील करोगे, बल्क में आपके जो फंड्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, बल्क में जो करेंसी की मूवमेंट है वो थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। सो उसकी वजह से आपकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, वो बहुत कम पड़ती थी एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल हमारा मैकेनिज्म। सो अगर हम यूरोप बैंकिंग के फीचर्स को देखें तो जो ये इंटरनेशनल बैंकिंग थी इन यूरो करेंसीज की, उनकी वजह से आपकी यूरो बैंकिंग जो है वो स्टार्ट हुई। इसमें जो यूरो बैंक्स में जो लाइबिलिटीज़ हैं वो टाइम या कॉल डिपॉजिट बेस्ड होती हैं। मींस शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो हम उसको इनिशिएट करते हैं, जो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं। यूरो बैंक्स कैन नॉट क्रिएट डिपॉजिट्स बाय राइटिंग क्लेम्स अगेंस्ट देमसेल्व्स। तो वो डिपॉजिट्स नहीं ही जो है वो क्रिएट कर सकते अपने ही अगेंस्ट क्लेम्स लिखने के। अब इसके फीचर्स क्या आते हैं हमारे पास? यूरो बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड मेक लोन्स इन अ वैरायटी ऑफ करेंसी। सो ये भी हो सकता है कि वो यूएस डॉलर्स में डिपॉजिट्स ले रहे हों, लेकिन लोन्स जो है वो डिफरेंट करेंसीज में प्रोवाइड कर रहे हैं। सो वो जो हमारे पास पूल था, ब्रिटिश पाउंड, यूएस डॉलर्स, जापानीज येन, ठीक है, और हमारे पास, तो ये इस वजह से ये हो सकता है कि वो डिपॉजिट्स यूएस डॉलर्स में ले और लोन चाहे वो ब्रिटिश पाउंड या जापानीज येन में दे दे, या हमारे पास जैसे स्विस फ्रैंक था उसमें दे दे। सो यूरो बैंक इज़ ऑफन अ ब्रांच ऑफ एन इंटरनेशनल बैंक। सो यूरो बैंक बेसिकली किसी भी इंटरनेशनल बैंक की ब्रांच हो सकती है। कोई फॉर्मल रिस्ट्रिक्शन नहीं होती यूरो बैंक के लिए एंट्री के टाइम पे। ट्रांजैक्शंस जो है उनका साइज़ बहुत लार्ज होता है, ये हम पहले बात कर चुके हैं। उसकी वजह से इकॉनमीज ऑफ स्केल जो है वो आप अचीव कर लेते हैं। और जो जोग्राफिकल स्प्रेड है वो भी बहुत वाइड, यानी वो सिर्फ एक कंट्री तक महदूद नहीं है, वो नंबर ऑफ कंट्रीज़ में जो है वो अपने ऑपरेशंस जो है वो लेके चल रहे होते हैं। अच्छा जी, तीसरा इम्पॉर्टेंट फीचर जो यहाँ पे बनता है वो है मार्केट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी मेजर्स ऑफ द लोकल अथॉरिटीज़। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट को डील कर रहे होते हैं तो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस उन पर लागू होते हैं। इस वजह से जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनके रूल्स रेगुलेशन जो है वो उन पर अप्लीकेबल नहीं होते। बहरहाल अब तो इंटरनेशनली सारे जो बैंकिंग सिस्टम के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो यूनिफॉर्म होने शुरू हो गए हैं, तो अब लोकल भी तकरीबन इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं। तो इससे आप कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पास्ट में ऑब्वियसली इससे फ़र्क पड़ता था। इसी तरह जो जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं वो इंटर बैंक ऑपरेशंस उससे डोमिनेटेड होती हैं, क्योंकि बल्क ट्रांजैक्शन होती है तो बैंक टू बैंक इन डिफरेंट कंट्रीज जो है वो ट्रांजैक्शंस आपकी होती रहती हैं। इसमें ऑब्वियसली पार्टिसिपेंट्स जो हैं दे इंक्लूड मल्टीनेशनल्स और सेंट्रल बैंक, ये इन्वॉल्व होते हैं आपके। यूरो बैंक्स डोंट हैव टू होल्ड रिजर्व्स अगेंस्ट डिपॉजिट्स। उन्हें जो है वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है डिपॉजिट्स होल्ड करने की, वरना जो नॉर्मली जितने भी बैंक्स होते हैं उनको जो है वो एक ख़ास जो है वो रिज़र्व रेशो जो है वो मेंटेन करनी होती है अगेंस्ट। अच्छा, इसमें अगर हम देखें डिटर्मिनेशन ऑफ बिड ऑफर स्प्रेड को अगर हम देखें
तो बिड रेट इज़ डिटरमिन्ड बाय द डिमांड बाय द मार्केट मेकर्स। तो बिड रेट तो मार्केट मेकर्स यानी जैसे मल्टीनेशनल्स की हम बात कर रहे थे उनकी बेस पे जो है वो डिटरमिन होगा, और सप्लाई जो है वो प्राइस टेकर्स की जो प्राइस टेकर्स हैं यानी जो बैंक्स हैं उनकी वजह से जो है वो आपकी इस्टेब्लिश होगी। तो ये यानी उन दोनों की डिमांड एंड सप्लाई जो मल्टीनेशनल्स हैं और जो सेंट्रल बैंक है या जो जो इन्वॉल्व यूरो बैंक है उनके आपस में जो ट्रांजैक्शंस हैं डिमांड सप्लाई की बेसिस पे आपका जो बिड और आस्क रेट जो है वो डिटरमिन होगा। इसी तरह जो ऑफर रेट जो है वो डिमांड होती है अपोजिट हो जाएगी डिमांड बाय द प्राइस टेकर्स, और जो सप्लाई होगी बेसिकली मार्केट मेकर्स की वजह से उनकी वजह से आपका ऑफर रेट बनेगा। सो अब वो ऑफर रेट फर्ज करें बना है 10% बिड और 12% आस्क या ऑफर रेट, तो ये आपका जो इसका डिफरेंस है वो बेसिकली 2% आपका बिड आस्क स्प्रेड आ जाएगा, ये बिड ऑफर स्प्रेड बन जाएगा। अब इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन को अगर हम ग्राफिकली देखें तो ये देखें ये आपका बिड रेट जो है वो सप्लाई हम देख रहे थे बेसिकली इनकी, और डिमांड हम देख रहे थे बेसिकली इनकी। तो ये आपके मार्केट मेकर्स और जो आपके जो करस्पॉन्डिंग बैंक्स हैं उनके दरमियान में रिलेशनशिप से आपका ये आस्क रेट बना है, और इसी तरह जो है वो आपका सप्लाई बनती है मार्केट मेकर्स की और डिमांड जो है वो जो प्राइस टेकर्स थे उनकी वजह से, तो वो बेसिकली आस्क रेट आपका बनेगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बेसिकली आपका बिड आस्क स्प्रेड। अच्छा जी, इसमें अब जो रिस्क प्रीमियम का कॉन्सेप्ट है इसमें ओनली बोरोअर्स ऑफ हाई क्वालिटी कैन बोरो एट एन ऑफर रेट कोटेड बाय द मार्केट मेकर्स। सो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आ गया कि जो मार्केट मेकर्स हैं जिन्होंने रेट कोट किया है ऑफ़र का, जो बोरोअर्स हैं कौन से बोरोअर्स ऑफ हाई क्वालिटी। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं इस्टेब्लिश्ड फर्म्स की जिनकी जो रेटिंग है वो बहुत अच्छी है, फर्स्ट करें ए रेटेड है या फर्स्ट करें AA रेटेड है या AAA रेटेड है। तो ये रेटिंग्स जो हैं जितनी अच्छी होंगी ऑब्वियसली आपको ये जो लोन्स हैं वो अवेलेबल होंगे, अदरवाइज़ जो जिनकी रेटिंग्स पुअर हैं उनको इस तरह के लोन्स हैं वो शायद अवेलेबल ही ना हो। अदर्स हैव टू पे रिस्क प्रीमियम, और जो दूसरे हैं उन्हें रिस्क प्रीमियम भी देना पड़ेगा। यानी फ़र्ज़ करें जैसे अभी हमने 10 और 12 डिसाइड किया था, तो ये जो हाई क्वालिटी है जो हाई क्वालिटी बोरोअर है जिसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है उसे तो 12% पे मिल जाएगा, लेकिन इसके अलावा जो भी होंगे उनको अवेलेबल होगा तो ये फ़र्ज़ करें +3% पे मिलेगा। तो +3% बेसिकली उनका रिस्क प्रीमियम है, क्योंकि जो हम रेटिंग में नीचे जाते जाएंगे उतना जो बैंक है उसका रिस्क जो है वो बढ़ता जाएगा, तो इस वजह से वो रिस्क प्रीमियम जो है वो चार्ज करेगा। सो ये रिस्क प्रीमियम आपका उन लोगों के लिए है या उन मार्केट मेकर्स के लिए है जो बेसिकली ज़्यादा रिस्की हैं या जिनकी क्रेडिट रेटिंग लो। सो ये देखें रिस्क प्रीमियम का कॉन्सेप्ट जो है वो अगर आपका, क्योंकि हम ऑफर रेट पे बात कर रहे हैं तो इस वजह से आस्क रेट आपका आ गया। आइए, सो ये जो डिफरेंस है उसकी वजह से आपकी जो डिमांड कर्व है वो मूव कर जाती है। तो ये आपके हाई क्वालिटी बोरोअर्स थे और ये लो क्वालिटी बोरोअर्स हैं। सो लो क्वालिटी बोरोअर्स की वजह से ये जो एडिशनल डिफरेंस है ये आपको प्रीमियम के तौर पे पे करना पड़ता है। अच्छा जी, फिर हम कॉन्सेप्ट था इंटरनेशनल बैंकिंग का। इंटरनेशनल बैंकिंग ऑपरेशंस इनकम्पस दोज कंडक्टेड विद नॉन रेजिडेंट्स, ठीक, एक एलिमेंट है नॉन रेजिडेंट्स, एज वेल एज दोज इन्वॉल्विंग फॉरेन करेंसीज। दो एलिमेंट्स आ गए, फॉरेन करेंसीज इन्वॉल्व हूँ वो तो हम पहले इंटरनेशनल बैंकिंग और यूरो करेंसी या यूरो बैंकिंग के हवाले से हम पहले बात कर चुके हैं कि वो होगी तो फॉरेन करेंसी, लेकिन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आ गया नॉन रेजिडेंट्स। सो किसी भी कंट्री का रेजिडेंट होने के लिए वहाँ के जो इंडिविजुअल्स हैं वो 6 महीने से ज़्यादा अगर स्टे कर जाएं तो वो रेजिडेंट कहलाते हैं किसी भी साल में। इसका मतलब यह है कि जो भी इंडिविजुअल 6 महीने से कम स्टे कर रहा है
किसी स्पेसिफिक कंट्री में वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। अच्छा जी, रीजंस फॉर द इमरजेंस ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग अगर हम देखें तो मीटिंग द नीड्स ऑफ फॉरेन सब्सिडरीज, खासतौर पर जो मल्टीनेशनल्स की उनकी नीड्स फॉरेन सब्सिडरीज की नीड्स को मीट करने के लिए। और फिर जो दूसरा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसमें आपकी पार्टिसिपेशन हो जाती है। फिर जो कैपिटल कंट्रोल्स हैं उनको सर्कमवेंट यानी बाईपास करना होता है। जो लोकल बैंकिंग रेगुलेशंस हैं, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, उसको आपने बाईपास करने के लिए आप जो है वो इंटरनेशनल बैंकिंग ऑपरेशंस में जाते हैं। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है इनका कस्टोडियल सर्विसेज का है। तो कस्टोडियल सर्विसेज की प्रोविज़न जो है वो आपको मिल जाती है, यानी बहुत सारे फंड्स अगर आप लोकल बैंक्स में रखते हैं तो चूँकि लोकल रेगुलेशंस जो है वो समटाइम्स आपको फॉरबिड करती हैं कि आप वहाँ से विड्रॉ नहीं कर सकते ख़ास अमाउंट से ज़्यादा, या आपको करनी हो तो आपको रिगरस क्या कहते हैं रिगरस रूल्स एंड रेगुलेशंस और फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है। उस वजह से आपको जो इंटरनेशनल बैंकिंग है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट बेनिफिट दे देता है कि आपकी फॉरेन करेंसी किसी इंटरनेशनल बैंक में सेफ पड़ी है। तो कस्टोडियल सर्विसेज की प्रोविज़न इंटरनेशनल बैंक की वजह से ईजी हो जाती है आपकी। जो ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ हैं उसमें ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फाइनेंस है उसमें उसने बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल बैंकिंग ने हेल्प किया हमें। जो फॉरेन एक्सचेंज की बाइंग एंड सेलिंग है वो फैसिलिटेट हो जाती है आपकी। और जो फॉरेन लोन्स हैं यानी फॉरेन करेंसी लोन्स आपको अवेलेबल होते हैं। नई एक्टिविटीज़ कौन सी आई हैं? एक तो ये कि यूरो करेंसीज़ में आपकी जो डीलिंग है इंटरनेशनल बैंकिंग की वो बढ़ गई है। जो सिंडिकेटेड यूरो क्रेडिट है, सिंडिकेटेड यूरो क्रेडिट क्या है कि फ़र्ज़ करें एक जो मल्टीनेशनल है, फ़र्ज़ करें यूनिलीवर है, ठीक है, उसको फ़र्ज़ करते हैं $1 बिलियन का लोन चाहिए। सो $1 बिलियन का लोन कोई भी बैंक उसे नहीं देगा। सो सिंडिकेटेड यूरो क्रेडिट क्या है कि ये 4 बैंक मिल के इसको जो है वो $1 बिलियन का लोन दे देते हैं, तो सिंडिकेटेड हो जाएगा। फ़र्ज़ करें ये कहता है कि मैं इसको 0.3 बिलियन दे देता हूँ, ये कहता है कि मैं 0.2 बिलियन दूंगा, ये कहता है कि मैं 0.4 बिलियन दूंगा, और ये कहता है कि 0.1 बिलियन दूंगा। तो ये आपका जो नीड है यूनिलीवर की, ये 4 बैंकों ने मिल के जो है वो सेटिस्फाई कर दिया। तो ये सिंडिकेटेड यूरो क्रेडिट का कॉन्सेप्ट। फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है। फॉरेन करेंसीज़ में लोग इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि पास्ट में हमने देखा आर्बिट्राज एक्टिविटीज़ में आप जो है वो बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा। फिर इनोवेटिव एक्टिविटीज़ कौन सी आई हैं? एक इनोवेटिव फाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट है। इनोवेटिव फाइनेंसिंग क्या है कि आप एक न्यू टेक्निक से या न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। प्रोडक्ट बैंकिंग सेक्टर की तरफ से जो भी सर्विस लॉन्च की जाती है उसको बेसिकली न्यू प्रोडक्ट कहते हैं। सो नए तरीके से या नए अरेंजमेंट के साथ जो है वो आपको फाइनेंसिंग अवेलेबल हो सकती है। ये बेसिकली फाइनेंस करने का एक इजी एंड सिंपल मैकेनिज़्म है जो बहुत सारे बैंक्स ने इंट्रोड्यूस करवाया है ताकि उनकी जो इंटरनेशनल बैंकिंग ऑपरेशंस हैं वो वाइड स्प्रेड हो सके। इसी तरह अगर आप ग्लोबल मनी मार्केट के एस्पेक्ट में देखें तो आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यूएसडी बिल्स में इन्वेस्ट करना है, वो पाकिस्तान बैठे हुए आपको इंटरनेशनल बैंक फैसिलिटेट करवा सकता है। अदरवाइज़ क्या कहते हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए आप यूएसडी बिल्स परचेज़ नहीं कर सकते। सो अगर आप इंटरनेशनल बैंकिंग में इंटरनेशनल बैंक में किसी में भी आपका अकाउंट ओपन है तो इस तरह की जो ग्लोबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आप बड़े आराम से बाय कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर इंटरनेशनल बैंकिंग का एक और इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि जो लोन पोर्टफोलियोज़ हैं वो उनके थ्रू मैनेज करवाए जा सकते हैं, ख़ास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज़ के। सो डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान में अगर कोई इंटरनेशनल बैंक हो तो जो IMF हमसे हमें लोन देता है, ये हो सकता है कि वो डायरेक्टली पहले उस
बैंक को मिले और वो बैंक जो है वो लोकली सेंट्रल बैंक के थ्रू उसको डिस्पर्स करे। तो इस तरह से जो इस तरह के लोन्स जो हैं इंटरनेशनल बॉडीज़ के, वो मैनेज करना थोड़ा सा उनके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि दे ट्रस्ट दी सर्विसेज ऑफ अ लोकल इंटरनेशनल बैंक। लोकल इंटरनेशनल बैंक से मुराद ये कि जो पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल बैंक होगा वो उसको फैसिलिटेट करेंगे। जैसे चाइना से हमें जितना भी लोन मिलता है वो चाइनीज़ बैंक जो है वो इंटरनेशनल बैंक यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है, पहले उसको पैसे आते हैं और वो फिर हमारी गवर्नमेंट को या स्टेट बैंक को डिस्पर्स करते हैं यहाँ से। इसी तरह प्राइवेट बैंकिंग का एक कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा राइज हुआ है। इसमें प्राइवेट बैंकिंग से मुराद ये कि जो हमारे बड़े इन्वेस्टर्स हैं या कंपनीज हैं, उनको एक पोर्टफोलियो जो है वो स्पेशलाइज्ड पोर्टफोलियो बना के देने में जो इंटरनेशनल बैंक हैं वो बड़ा हेल्प करते हैं। तो ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बेसिकली फैसिलिटेट करने के लिए प्राइवेट बैंकिंग बहुत ज़रूरी है। सो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप जो है इसका इंटरनेशनल बैंकिंग का इस तरह से है कि करस्पॉन्डेंट बैंक्स होंगे उनके, यानी जो एफिलिएटेड बैंक्स हैं जिनसे आप करस्पॉन्ड करोगे। लाजमी नहीं है कि उनकी यहाँ पे ब्रांच होना ज़रूरी है, वो यहाँ पे किसी जो लोकल बैंक है उसको उसके एक स्पेशल ब्रांच जो है वो क्रिएट करवा के उसको अपना करस्पॉन्डेंट बैंक डिक्लेयर करवा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि उसके रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेज बने, यानी यहाँ पे उसकी ब्रांचेस बन जाएँ। फिर बैंकिंग जो एजेंसीज़ हैं वो क्रिएट की जा सकती हैं। इसी तरह पूरी फुल फ्लैज ब्रांच जो है इस्टेब्लिश की जा सकती है, या किसी इंटरनेशनल बैंक की सब्सिडरी बन सकती है या एफिलिएट बन सकती है। सो नंबर ऑफ़ वेज में जो है वो ये बैंक्स जो है वो ऑपरेशनल हो सकते हैं। इसी तरह कंसोर्शियम बैंक्स का कॉन्सेप्ट है कि आप इंटरनेशनल सिंडिकेट का पार्ट बन जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो HBL है वो किसी चाइनीज़ बैंक के साथ फर्ज करें CNY के साथ जो है वो ऑपरेट करना शुरू कर दे, तो ये कंसोर्शियम बैंक हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम इससे ये होगा कि जो है HBL को वहाँ कोई फैसिलिटी चाहिए तो वो इसके साथ डील करेगा, इसको यहाँ कोई फैसिलिटी चाहिए तो ये यहाँ पे डील कर सकते हैं। तो बैंक्स का भी कंसोर्शियम एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे हमने सिंडिकेट यूरो क्रेडिट की बात की थी, तो सिंडिकेटेड लोन्स तो वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को फैसिलिटेट करने के लिए नंबर ऑफ़ बैंक्स ने जो लोन दिया था, लेकिन कंसोर्शियम अगर आपका बन रखा है बैंकिंग कंसोर्शियम, तो उससे जो है वो आपकी जो नंबर ऑफ़ इंटरनेशनल बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकती हैं। फिर कुछ ग्लोबल बैंक्स हैं जो हर जगह पे उन्होंने अपनी ब्रांचेस जो है वो इस्टेब्लिश कर रखी हैं और उनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इंटरनेशनल बैंकिंग एक्टिविटीज़ को फैसिलिटेट करने में हेल्प करती है।